सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आपको वाक़या सुनाऊंगी। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उससे पकड़ लिया। चिड़िया ने उससे कहा कि ए इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं, इन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हैसियत है, क्या हकीकत है? ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। इनमें से एक नसीहत मैं अभी करूंगी, दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जाकर बैठ जाऊंगी, और उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। अब उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या फ़ायदामंद नसीहतें करेगी। उसने चिड़िया की बात मान ली और उससे पूछा कि तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिड़िया ने कहा, पहली नसीहत क्या की? कि मेरी पहली नसीहत ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने वाली दीवार पर जा बैठी। फिर बोली कि मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना। जो बात हो जाए उसका गम ना करना। और फिर कहने लगी कि ऐ शख्स, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का एक इंतहाई नायाब हीरा है। अगर तुम मुझे ज़बह करते और मेरे पेट से उस हीरे को निकाल लेते तो उसकी फ़रोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम बहुत अमीर हो जाते। अब उस शख्स ने जो ये बात सुनी तो उसने अफसोस किया और पछताना शुरू कर दिया कि उस चिड़िया को छोड़कर शायद उसने अपनी ज़िंदगी में वाकई बहुत बड़ी गलती कर ली है। अगर उसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती, इतनी दौलत हासिल हो जाती। चिड़िया ने उसे सोचते हुए देखा, सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली कि ऐ शिकारी, अब मैं तुम्हें तीसरी नसीहत करने से पहले मैंने तुम्हें पहली नसीहत जो की थी, जिसे तुम भूल गए, कि जो बात ना हो सकने वाली हो उस पर हरगिज़ यकीन ना करना। तुम मेरी पहली नसीहत को भूल गए। तुमने मेरी उस बात का एतबार कर लिया जिस पर एतबार किया ही नहीं जा सकता था, कि मैं इतना सा वजन रखने वाली चिड़िया अपने पेट में इतना बड़ा हीरा रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? तुमने यकीन कैसे कर लिया? और मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत क्या की थी कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना, अफसोस ना करना। मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गम में मुब्तला हो गए हीरे का सुन के कि ख्वामखा मुझे जाने दिया, अफसोस में मुब्तला हो गए। तुम्हें कोई भी नसीहत करना मुझे लगता है कि बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली दोनों नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी पर अमल करोगे? तुम नसीहत के काबिल ही नहीं है। ये कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवास कर गई। अब नाज़रीन, इस कहानी को अगर आप आज की सिचुएशन के मुताबिक देखें या आज की सूरत हाल के तनाजुर में देखें तो ऐसे लगता है कि ये हमारे लिए लिखी गई है। हमारे सियासतदान जो कोई नसीहत सुनने पर आमादा नहीं है, डॉक्टर, माहिरीन सेहत, हुकूमत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, किसी की भी सुनने पर तैयार नहीं है, आमादा नहीं है। कोरोना वबा के ख़तरात से सब आगाह हैं। सबको पता है कि कोरोना वायरस एक हकीकत है, कोई अफसाना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सो कॉल्ड लीडरशिप सियासी जलसे करती फिर रही है। एक तरफ मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है और दूसरी जानिब ऑपोजिशन इत्तेहाद नाम नेहाद जो तहरीक के नाम पर अवाम की जानों को बाकायदा ख़तरे में डाल रही है, जानों के साथ खेल रही है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसे से पहले ही अपने अज़ाइम किस अंदाज में वाज़ा कर दिए थे, कैसे वाज़े किए थे, ज़रा देखिएगा। देखा आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, यानी मौलाना साहब एक बार फिर फतह हम कह सकते हैं कि हुकूमत के हिस्से में आई है और आपको मुंह की खाना पड़ी है। अवाम और इंतज़ामिया को एक दूसरे के खिलाफ ला खड़ा करने का मंसूबा आपका पिट गया, फ्लॉप हो गया, फेल हो गया बुरी तरह से। और हुकूमत ने एक बार फिर मैं कह सकती हूँ कि बुर्दबारी का और हिकमत का सबूत दी है। अदालती फैसले के बाद हुकूमत ने बैकफुट पर आकर ना सिर्फ कानून की बालादस्ती का अमली पैगाम दिया, अमलन पैगाम दिया जाता है। मेरी बात याद है कि ज़बानी जमा खर्च कुछ नहीं होता, जो प्रैक्टिकली किया जाता है पता चलता है कि कोई अमली तौर पे कितना एहतराम करता है किसी भी इदारे का। और अपने अमल से साबित कर दिया कि इदारों का एहतराम सब पर फ़र्ज़ है, सब पर फ़र्ज़ है। अपोजिशन मुल्क में
इंतशार और बदअमनी की सियासत चाहती है, बच्चा बच्चा ये बात जानता है। और अब तक हुकूमत ने इसे कोई ये मौके की तलाश में, गौर कीजिएगा मेरे अल्फाज पे, लेकिन हुकूमत बड़ी बुर्दबारी का, बड़ी समझदारी का, बड़ी हिकमत का मुजाहरा कर रही और मौका नहीं दे रही इन्हें। कुछ अर्सा पहले ही इंडियन मीडिया ने, आपको याद होगा कि खाना जंगी की ख्वाहिशात को खबर की सूरत भी दी थी। आपको याद है खाना जंगी की ख्वाहिशात इंडियन मीडिया की? अगर याद नहीं तो ज़रा क्लिप चलाएगा टीम। किस तरह से पाकिस्तान में रियासती इदारों के तसादुम और मुल्क में खाना जंगी की ख्वाहिशात हैं हमारे दुश्मन मुल्क की, भारत की, जो कि हमारा रिवायती हरीफ है। दुश्मन की क्या ख्वाहिशात है आपने देखा। और मौजूदा हालात में हुकूमत के अहम इत्तेहादी शेख रशीद साहब ने इस तमाम जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, इसका तज्जिया किया है। और मौजूदा हालात को देखते हुए शेख रशीद साहब की ये बात मेरे ख्याल से हकीकत से बहुत करीब है, करीब मालूम होती है। ज़रा देखिएगा क्या कहते हैं वो शेख साहब, क्या कह रहे हैं। और नाज़रीन, सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर पहुँच चुकी है। और ये जो PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसने मुल्तान में हर सूरत जलसे की जो अपनी एक जिद है ना, जिद्दी बच्चे की तरह इन्होंने जिद लगाई हुई थी। इतने बड़े बड़े लोग हैं, खुद को कहते हैं कि हम सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी, हमने बाल सफ़ेद किए हैं सियासत करते करते। किसी के बाल सफ़ेद हो गए, किसी के वैसे ही झड़ गए, और अभी भी बच्चों की तरह ये जिद करते हैं। सोच लें कि कितने मैच्योर हैं अंदर से। घंटाघर चौक पर सियासी कायदीन ने खिताब किया और PDM रहनुमाओं की तोपों का रुख आपने देखा, सुना कि एक बार फिर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ रहा। और ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा इनकी तोपों का रुख रियासती इदारों के खिलाफ रहता है, उस जानिब रहता है। यानी रियासती इदारे इनके टारगेट पर होते हैं, हिट लिस्ट पर होते हैं, निकलते हैं अवाम के लिए, अवाम के दुख के लिए, अवाम के दर्द के लिए। अवाम की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अवाम को हम इस तरह से सत्ता नहीं देख सकते, अवाम बेचारी, अवाम ये। लेकिन जाते हैं तो तनकीद के नश्तर आप इदारों पर बरसाते हैं, इदारों की जानिब आपके तनकीद के नश्तर जा रहे होते हैं। पागल किसे समझते हैं आप लोग? पागल किसे समझते हैं आप लोग? नवाज शरीफ के रियासत मुखालिफ बयानिए को एक बार फिर अगर मैं कहूँ कि दोहराया गया तो तमाम आवाम जो मुझे इस टाइम पे सुन रही, सब मेरे अल्फाज से अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरे अल्फाज को। बयानिया वही था नाजरीन, ऐसा ही है, बयानिया वही था, लेकिन ज़बान किसी और की थी, शक्ल किसी और की थी। चले ऐसे समझ लें, बयानिया वही था, ज़बान किसी और की थी, चेहरा किसी और का था। और अख्तर मेंगल ने अपने खिताब में रियासती इदारों को किस तरह हदफ़े तनकीद बनाया, आप सबने सुना। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का क्या कहना था कि मुल्तान की आवाम ने आज तख्त भी उड़ा दिए और ताज भी गिरा दिए। हुकूमत ने जलसा रोकने की हर मुमकिन कोशिश की और रुकावटों की वजह से, क्या कहते हैं कि रुकावटें जो थी उसकी वजह से मुल्तान के गली कूचों में जलसा है। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा सच बोलना चाहूँगी, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत से लोगों को दुखती हूँ, बहुत से लोगों को मैं बुरी लगती हूँ क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। और कहते हैं ना सच तो कड़वा होता है, तो आज भी ज़रा सच सुनिएगा, सच सुनिएगा। आप लोग गली कूचों की बात करते हैं ना कि हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की तो गली कूचों की हद तक रह गए आप लोगों की जो असल जगह है ना, यही है। आप लोगों की सियासत बिल्कुल गली मोहल्लों वाली ही है। ये एक ऐसा सच है जो कि कड़वा है और उसको आप हजम करें, सुने। आप लोगों की सियासत गली मोहल्लों वाली ही है। वो गली में वो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसे ही आपकी सियासत का खेल चल रहा है, गली मोहल्ले की हद तक। मुल्की सियासत या मुल्की सतह तो क्या, आप लोगों की सियासत तो सूबाई सतह तक भी ना उठ सकी। ये है आपकी औकात, ये है आपकी हकीकत। पता नहीं किन हवाओं में आप अवाम के मुस्तरद करदा टोले की सूरत में अवाम ने ये रिजेक्ट किया आपको, मुस्तरद करदा, रिजेक्ट हुए मुस्तरद करदा टोले की सूरत में। अब आप लोगों का काम गली मोहल्लों में तमाशे करना ही रह गया है। तमाशे कर रहे हैं आप, और अब मेरे ख्याल से तमाशे करते रहेंगे। और अख्तर मेंगल साहब मजीद क्या कहते हैं आगे, कहते हैं जी कि हमें गालियां देने की तरबियत नहीं दी गई, हमें गाली दी गई तो जवाब गाली से नहीं थप्पड़ से देंगे। मुल्क में हुक्मरानी सिर्फ वोट की होगी, हम वोट की इज्जत हैं और ये आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहूँगी मोहतरम अख्तर मेंगल साहब, आप किस मुंह से वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं? PDM का जो सिंगल पॉइंट एजेंडा चल रहा है वो क्या है कि किसी तरह मौजूदा हुकूमत को घर भेजा जाए। इसके लिए क्या आईनी, क्या कानूनी तरीकाकार हो, आपको तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अवाम को क्या नज़र नहीं आ रहा? अवाम आपको अंधी लगती है, बेवकूफ़ लगती है, अवाम को आप लोग पागल समझते हैं। अवाम को सब नज़र आ रहा है। ये जो जलसे के नाम पर आप लोग तमाशे लगा रहे हैं, तमाशे, ये सब गैर कानूनी था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मानते हैं आप? मुल्क की अदालतों को मानते हैं आप? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की रोशनी में NCOC के फैसलों का हर शहरी पाबंद है। क्या आप लोग खुद को शहरी नहीं समझते इस मुल्क का?
एनसीओसी ने मुल्क में इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर रखी है, ये याद है आपको। लेकिन आप लोग ना तो रियासती इदारों की सुनने के रवादार हैं, ना ही हुकूमत को आप कुछ समझते हैं, अदलिया का आप लोगों को कोई एहतराम ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपने मुफाद की पड़ी कि किसी तरह आप लोगों की दाल गल जाए। ना आपके दिल में अवाम का कोई दर्द है और ना ही आपको अवाम से कोई हमदर्दी। ये बात अवाम जानते हैं, तभी तो आप लोगों को मुस्तरद किया गया है। नहीं मिले ना आप लोगों को वोट, जिस बात का दुख आपको खाए चला जा रहा है पिछले 2-2.5 साल से। मान लेना हकीकत को कि अवाम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। आप लोगों को रिजेक्टेड टोला है, मुस्तरद शुदा टोले हैं आप लोग। और मरियम नवाज ने अपने वालिद जो कि लंदन में मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, भागे हुए हैं, अदलिया बुला बुला के थक गई, आ नहीं रहा वो बंदा, उनसे डिक्टेशन लिया हुआ सबक पढ़कर सुनाया मरियम ने, अपने वालिद की डिक्टेशन, मफरूर वालिद के, इश्तिहारी वालिद की डिक्टेशन। लेकिन उनकी तकरीर पर बात करने से पहले मुझे एक तारीखी वाक़या पता नहीं क्यों याद आ गया, आपके साथ शेयर करती हूँ। मरियम बीबी जब वहाँ खिताब कर रही थी, वहाँ से कुछ फासले पर आपको याद होगा गोदाम में अभी आग भड़क उठी थी। पहले ज़रा मरियम का क्लिप चलाइएगा, फिर मैं नाज़रीन को वाक़या सुनाती हूँ, मुझे याद आया। और यकीन जानिए ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जब मरियम नवाज़ का खिताब आप भी सुन रहे होंगे और आपके शोले बैक वक्त दिखाए जा रहे थे, एक ही वक्त पर दिखाए जा रहे थे, मुझे नीरो याद आ गया। कहते हैं कि रोम में जब आग लगी हुई थी और शहर जल रहा था तो नेहरू क्या कर रहा था जी? नीरो बांसुरी बजा रहा था। और कहा जाता है कि जब उसे रोम काबीना की जानिब से अवाम दुश्मन करार दिया गया था तो इस दुख में, इस तकलीफ में उसने खुदकुशी कर ली थी। और मरते वक्त उसके आखिरी अल्फाज पता क्या थे? कि दुनिया ने मुझ जैसा कैसा नायाब फनकार खो दिया। अब मुझे इस जुमले से भी मरियम नवाज़ वाबस्ता दिखाई दे रही हैं। यानी गिलगित के इंतखाबात में मरियम ने कभी हलीमा सुल्तान बनने की कोशिश की और कभी बेनज़ीर भुट्टो का रूप धारने की कोशिश की। क्या क्या रूप ना धारे, कभी खुद को बेनज़ीर भुट्टो समझती रही और कोई मुकाबला नहीं इनका बेनज़ीर भुट्टो के साथ। बेनज़ीर भुट्टो से ये मुकाबला कर ही नहीं सकती अपना। और हलीमा सुल्तान बनने की आपने देखा कि फुल कोशिश करती रही। शायद हलीमा सुल्तान वाले गेटअप में मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, लोग उनको देखने के लिए जमा हो गए थे, मजमा लग गया था और इनको लगा कि शायद ये तमाम वोटर जो देखने के लिए आ गए हैं। बीबी, जितने लोग देखने आते हैं ना, लाजमी नहीं कि वो आपके वोटर ही हों, वो आपको देखने आए होंगे, वोट डालने नहीं आए होंगे। वोट मिलता है आपके बयानिए पे, आपके विजन पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी कारकर्दगी पे। और मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि आपका सब कुछ 0 0 अंडा। अच्छा जी, फनकारी का फ़न मेरे ख्याल से इनके ख़ानदान की मिरास है और आपके वालिद साहब की जो फ़नकारी है, मैं तो यकीनी तौर पे, मतलब मैं यकीन से कहती हूँ एक बात कि मैं बड़ी फ़ैन हूँ आपके वालिद की फ़नकारी की कि किस तरह बीमार बने रहे, मतलब प्लेटलेट्स के ड्रामे होते रहे और एक दिन में पता नहीं 4-4 हार्ट अटैक आते थे उस बंदे को, फिर भी वो ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा सलामत है। अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। लेकिन ये तमाशे वो बंद कर दें, ये फ़नकारियाँ थोड़ी कम कर दें मेरे ख्याल से। अब जैसे वो जो फ़नकार साहब हैं, इनके वालिद मोहतरम, वो लंदन की फ़ज़ाओं में गए तो वहाँ सब कुछ ठीक हो गया, दिल भी सही चलना शुरू हो गया, नब्ज़ भी सही चलना शुरू होगी, सांस भी दोबारा सही से आना शुरू हो गया और बिल्कुल सेट हो गया मियाँ साहब वाले के, हशाश बशाश। सैर सपाटे शुरू हो गए, शॉपिंग शुरू हो गई, रेस्टोरेंट्स में खाने शुरू हो गए। खाने पीने के तो बड़े शौकीन है, मुल्क को भी खाते रहे और वैसे भी खाते रहे। अब इतने मसरूफ़ हुए ये मियाँ साहब, इतने मसरूफ़ हुए वहाँ पे शॉपिंग में, खाने पीने में, अयाशियों में, इतने मसरूफ़ के जिस मकसद के लिए ये मियाँ साहब इस वतन से गए थे, 100 ड्रामे करके, 1000 ड्रामे और तमाशे लगा के, वो मकसद ही जाके भूल गए। अब लंदन में सब कुछ हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ नहीं हो रही। क्या कहने लगी मैं नाज़रीन, ज़रा मेरे साथ मिलकर बोलिए, क्या नहीं हो रहा? इलाज। सही समझिए आप, वहाँ सब कुछ हो रहा है, सिर्फ इलाज नहीं हो रहा मियाँ साहब का, जिसके लिए यहाँ से गए थे इतने तमाशे और ड्रामे करके। अब इलाज अगर हो भी, आपस की बात है, तो किस चीज़ का हो? कोई बीमारी हो तो इलाज हो ना, और फनकारी के लिए तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं होती। अब मरियम साहिबा ने भी मुल्तान जलसे से अपने वालिद के बयानिए को आगे बढ़ाया और मरियम ने क्या कुछ कहा, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए, फिर मैं जवाब देती हूँ। और मरियम साहिबा, आपका खिताब, आप तो बुग़्ज़ और दावत में हर हद, हम कहते हैं ना कि पार कर गया कोई, आप हर हद यकीनी तौर पे पार कर चुकी हैं। शायद यही वजह है कि अब भी आपको दूसरे दर्जे की सियासी क़यादत समझा जाता है। दूसरे दर्जे की सियासी क़यादत किसे कहते हैं समझती होंगी आप, बड़ी अक्लमंद हैं। ये मैं नहीं कह रही, किसी भी जलसे में, मैं ज़रा नाज़रीन को समझाती हूँ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। अच्छा नाज़रीन, किसी भी जलसे में जो जूनियर कायदीन हैं वो पहले खिताब करते हैं और सीनियर क़यादत आखिर में। आपने देखा होगा कि सबसे एंड में सीनियर क़यादत आती है। अब आज ज़रा गौर कीजिएगा, आज मुल्तान जलसे से डेब्यू किया था ना आसिफ़ा ज़रदारी ने, डेब्यू करने वाली आसिफ़ा ज़रदारी, उससे भी पहले इन्होंने खिताब किया। यानी सीनियरिटी में आपका नंबर तो आसिफ़ा के भी बाद में आता है। कैसा लग रहा है आपको सुनकर? अब इससे आप अपनी हैसियत
और अपनी बात की अहमियत का अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए। मेरे ख्याल से मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं मरियम। आज के जलसे में आसिफा की सियासी एंट्री हुई और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी आस्ताब में अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वालिदा बेनज़ीर भुट्टो के मकसद को लेकर चलने के अज़म का इजहार किस तरह किया था, उनका क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा जी। सुना आपने आसिफा जरदारी को, और आसिफा ने ना रियासत मुखालिफ बयानिए की हिमायत की और ना ही रियासती इदारों से तसादुम किया, और अपने खिताब में आसिफा ने जमहूरी जिदोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया, जो कि आपने सुना। अब नाज़रीन, मुल्तान में जलसा कामयाब था या नाकाम, इससे हटकर आज का दिन हुकूमत के नाम रहा। ना तो अपोजिशन जमातों को किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी का मौका मिल सका, और ना ही जलसे में अवाम की बड़ी तादाद को लाने में कोई कामयाबी दिखाई दी, और ना तो PDM के जलसे से आसिफ जरदारी या फिर बिलावल का वीडियो लिंक खिताब हो सका, और ना ही कोई DJ मौजूद था, ना ही कोई मेला लगा हुआ आपको दिखाई दिया। वो पंजाबी की कहावत है कि पल्ले ने धेला कर दी फिरे मेला मेला। तो अपोजिशन के पास कोई इशू है ही नहीं। अगर देखा जाए इशू क्या, मुझे जरा बताएं, कोई इशू है ही नहीं। वोट को इज्जत दो का नारा उसी दिन दफन हो गया था जब अपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने और मौजूदा हुकूमत को घर भेजने की बात की। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में अली बाबा और 40 चोर की ये जो टोली है ना, टोली अब सिर्फ लूटी गई जो कौमी दौलत है उसके तहफ़्फ़ुज़ और किसी NRO की तलाश में तमाशे कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ तमाशे कर रहे हैं, ड्रामे और तमाशे, ड्रामे और तमाशे, ड्रामे और तमाशे। इन्हें गर्ज है तो सिर्फ अपने ऊपर केसेस खत्म कराने से कि किसी तरह इनको NRO मिल जाए, इनके ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं। इनकी जो औकात आदि तो खुल के दो लोगों के सामने आ चुकी है, जो थोड़ी बहुत बच गई ना, अभी चाहते हैं कि किसी तरह वो ना खुले, इनको NRO मिल जाए, इनके ऊपर केसेस ख़त्म हो जाएं। अब इसके लिए मेरे अल्फाज याद रखिएगा, किसी हद तक भी जाने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कहते हैं बंदा बुखलाहट का शिकार हो जाता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता, होशो आवाज़ खो बैठते हैं अपने मुफाद के चक्कर में। इस टाइम पे इन लोगों की वो सिचुएशन है, इन लोगों की नफ्सियात ये है कि इस टाइम पर इन्हें अपने सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा, अपने मुफाद के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा, अपने ऊपर ये केसेस को ख़त्म करवाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब इनके जो अपने तजाद आते हैं अवाम पर इस कदर मेरे ख्याल से नुमायाँ हो चुके हैं कि वो सबको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और नाज़रीन, कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है, और हमारा गुजरा हुआ कल हमें नसीहत कर रहा है कि दुश्मन के हाथ में ना खेलें, दुश्मन के दामन में ना आए। दुश्मन का हमारे मुल्क के नुकसान पहुँचाने के सिवा कोई मकसद नहीं है। अगर आज हम दुश्मन की चालों में आकर अपने ज़ाती मुफादात के लिए रियासती इदारों को तबाह कर देंगे तो कोई पनाह नहीं मिलेगी हमें। याद रखिए, ये फ़ौज, ये पुलिस, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। हम इनके खिलाफ किसी सूरत नहीं खड़े हो सकते, और ना ये इदारे हमारे खिलाफ हो सकते हैं। तो जो आपके इर्द गिर्द जो सही दुश्मन है ना, जो आपको पता नहीं कहाँ पर चलाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं और किन के हाथों में खेल रहे हैं, उनसे बच कर रहिए, उनसे होशियार रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ आप बुक्स कह लें या फिर नफरत के, इसने कोरोना की खतरनाक लहर में अपोजिशन ने आवाम की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। बिलावल, कैप्टन सफदर और अहम सियासी रहनुमा कोरोना का शिकार हुए, जिसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि और भी सियासी रहनुमा इस वबा का शिकार हो सकते हैं। अब ऐसे में जलसे जुलूसों का खेल खेला जा रहा है, और अगर मैं कहूँ कि आवाम की जानों के साथ भी बाकायदा खुलेआम खेला जा रहा है तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको याद है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वबा के इस दौर में सियासी जलसे जुलूसों को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन अपोजिशन का भी आपको पता है कि अपोजिशन को ना तो कानून का पास है, ना कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारों का। अब आज भी मरियम साहिबा का खिताब आपने सुना होगा, वो खिताब हुकूमत ही नहीं बल्कि अदलिया के खिलाफ बाकायदा बुक्स से भरा हुआ था। और मरियम ही नहीं बल्कि PDM की जो दूसरी की आदत है, उसने भी आज मुल्तान जलसे में रियासत मुखालिफ ज़बान इस्तेमाल करने से परहेज़ नहीं किया। इस सारे मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड अमजद साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए, और बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया उसामा गाजी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी उसामा। अख्तर मेंगल ने फ़ौज को कौमी इदारों में भेजने का आपने सुना कि शिकवा की है, जबकि अख्तर मेंगल के साथ ही मरियम नवाज साहिबा खड़ी थी, जिनके अपने वालिद नवाज शरीफ साहब ने ये काम अंजाम दिया,
और उस वक्त आपको याद होगा कि बलोचिस्तान के वज़ीर आला कौन थे, खुद ही अख्तर मेंगल साहब थे। तो उस वक्त उन्होंने अपना एहतजाज क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाया, तब क्यों खामोशी इख्तियार किए रखी, क्यों नवाज शरीफ के इस फैसले की मुखालफत तब नहीं की गई? मैं आपको अब चूँकि मुझे जब ये बात कही गई तो उन्होंने कहा कि ये राज़मी रखिएगा। एक सीनियर पॉलिटिशियन थे और उन्होंने कहा कि जनाब हमने अरबों रुपया दिया है हर MNA MPA को बलूचिस्तान के, और उन्होंने कहा ये अब बताना नहीं आपने, तो प्लीज़ ये ना बताइएगा कि ये सारी गेम ये है डॉक्टर साहिबा पैसे की। अगर ये अख्तर मेंगल साहब को इमरान खान साहब डायरेक्ट पैसे दे देते अरबों रुपया और उसके बाद कोई ना पूछते कि जी आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, तो उसके बाद आप देखते ये बिल्कुल खुशी खुशी साथ चलते रहते। अब ये खेल जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को ये बहुत अच्छी तरह आता था कि किस तरह से उनको साथ ले। तो उस दौर में आप जो मर्जी करते रहें, जैसे मर्जी चलते रहें, स्याह सफ़ेद आप जो मर्जी करें, वादे करें और उसके बाद पूरे ना करें। आप देख लीजिए किस तरह से बलूचिस्तान हुकूमत इन्होंने चलाई, अपने लोगों को नाराज़ किया। अब्दुल कादिर बलोच साहब को आप देख लें, सनाउल्लाह ज़ारी साहब को देख लें, और अपने लोगों को, अपने करीब 3 लोगों को जब कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा था बलूचिस्तान में, उस वक्त वो शामिल हुए। हत्ता के नवाज शरीफ ने जो मुझे क्यों निकाला जो रैली निकाली, उसमें भी लाहौर तक आए थे सनाउल्लाह ज़ारी साहब। तो उन्होंने ये कहा कि ये देखें ये किस तरह मतलबी आदमी है, उन्होंने ये बातें बताई सारी, और ये इन्होंने खुद कहा है, नून लीग की लीडरशिप ने कहा, हसन इकबाल साहब ने, कि जी वो मेंगल साहब को तो हमने हर सूरत बुलाना था। तो ये असल में सारा सियासी खेल होता है। अभी उनको चाहिए कि इस तरह का बयानिया हो जो फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ हो, मेंगल साहब उस तरफ काम करते रहें। तो वो अगर उनको इमरान खान साहब उनको डायरेक्ट पैसे दे देते और कुछ ना पूछते कि जनाब ये हुकूमत की तरफ से आपको 5-10 अरब रुपए आ गया है, आपने कहाँ खर्च किया, कैसे किया, तो आज तक मेंगल साहब साथ होते, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जनरल साहब, आपने उसामा गाजी को भी सुना, इस पर भी कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। और आगे मेरा भी सवाल जरा ले लीजिएगा कि बात अवाम की हो रही है जनरल साहब, हम देखते हैं कि रोना अवामी मसाइल का रोया जा रहा है, लेकिन साथ ही आप देखें कि हमले इदारों पर किए जा रहे हैं। क्या अपने मुल्क के इदारों को मुतनाज़ बनाकर उन पर तनकीद के नश्तर बरसाकर आपको लगता है कि अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? ये तो अवाम के साथ मजाक। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए डॉक्टर साहब बात यह है कि इनमें से कब नहीं किसी ने अगर कोई भी इनमें से कोई ये क्लेम करे कि इन्होंने कभी मुल्क के लिए कोई भलाई का काम किया है, बड़ा कम है। मौलाना का तो हम तरसे हुए कि कभी इनके मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद ही सुन लें। ये जो इनकी खानदानी रवायत है कि ये पाकिस्तान की मुखालफत में इन्होंने काम किया, बिल्कुल। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये सब जितने भी जमा हुए पड़े हैं मोस्टली झूठे इंसान। झूठ इनका ओढ़ना बिछोना रोटी पानी इनका झूठ है। आप सोचिए, मौलाना के मुंह से ये अच्छा लगता है कि जी कश्मीर फरोश कर दी। जिस मौलाना ने 10 साल बतौर रिश्वत ही इसका कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप लिए रखी, मजे किए, लेकिन कश्मीर का नाम कभी ना लिया। और जब कहा इनसे तो एक दफा कहने लगे कि क्या मैं फिर बैठे मीटिंगें ही करते रहूं कश्मीर की। यानी इनके ऐसे हालात हैं कि सवाए झूठ के और कुछ नहीं। आप अवाम के मामला की बात कर रहे हैं, अवाम का है कि एक ही तकरीरें, सिलेक्टेड इलेक्टेड, ये जा रहा है, निकाल फेंकेंगे, ये डर गए हैं हमारा, इसके अलावा कोई बात हो। और अदालतों के खिलाफ जो ये बात करते हैं वो तो ये हमेशा से इनको तकलीफ ये है, ये कहते हैं कि जनाब अदारे जो हैं आज कानूनन या आईनी तौर पे जो मदद कर रहे हैं हुकूमत की, या हुकूमत जो कहती है उनको वो पूरा कर रहे हैं, ये भी ना किया जाए। ये सारी चीज मियां नवाज शरीफ को भी मुयस्सर थी, बहुत ज्यादा मुयस्सर थी। राहील शरीफ बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी और उनके हर काम में इनको सपोर्ट करता रहा, धरने के दिनों में सपोर्ट किया। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब से इनको निकाला मुशर्रफ ने, तो ये पिछले 2 दिहाइयों से सिर्फ फौज के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ थे। इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा जब इन्होंने फौज को लेट डाउन नहीं करने की कोशिश की। और उनको यानी जिस दिन इन्होंने हलफ उठाया, इनके लोग बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि अब मैं आर्मी को मजा चखाऊं, इनको मैं मतलब कुछ अल्फाज इस नौयत के थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा क्योंकि किसी ने सुनाए। तो आप देखिए कि ये आप हुकूमत में आके तो आपने ये काम करना था, लिहाजा वो शुरू हुआ जो डॉन लीक्स वगैरह आपने देखी या बाद में इंटरव्यू वगैरह दिए। जब अहमद मीर वाला किस्सा आया तो ये उधर जाके खड़े हो गए बजाय अपने अदारे को सपोर्ट करने के। तो ये है साजिशों में,
तो इनका अब ये सोचना कि अब ये कोई इनके मुंह से कोई खैर की बात निकलेगी, वो निकल नहीं सकती। ये बिल्कुल अब एक तरह से मुखालफत में जा चुके हैं अपने मुल्क की, अपने मुल्क के अदारों की। अगर आज इनको हुकूमत मिल भी जाए तो ये अदारों को लेट डाउन करेंगे, अदारों के खिलाफ साजिशें करेंगे, और इसी वजह से इनको, मैं समझता हूँ कि इनको दूर रहना चाहिए, इनको रखना चाहिए। एक चीज और मैं जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मुझे लोगों पे भी बड़ा अफसोस होता है, लोगों का भी सोच पे अफसोस होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिनके मुकदमात करप्शन के चल रहे हैं वो तो ठीक है कि जी चल रहे हैं, हो सकता है साबित हो ना हो, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तो वो आदमी है जिसने के, और उनकी बेटी वो है जिन्होंने फैब्रिकेटेड जाली डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दी। और अकरम शेख उस वक्त के वकील थे, उनको जस्टिस खोसा ने पूछा कि शेख साहब आपको पता है ये क्या आप दे रहे हैं और इसकी क्या सजा है? और इनके वकील ने कहा कि जी हाँ 3 साल सजा है, लेकिन मैंने इनको कहा था कि ये ना करें, ये ना दें, तो मुझे इन्होंने मजबूर किया कि नहीं ये आप कागजात पेश करें। और फिर उसके बाद अकरम शेख ने इनकी वकालत छोड़ दी थी। ये लोगों को ये नहीं नजर आता कि एक सिटिंग वजीर आजम हल्फ लेके सुप्रीम कोर्ट में जाली कागज पेश कर रहे हैं, और उसकी बेटी भी यही कर रही है, और आपको झूठ बोल रहे हैं, अब आके आपको कहानियां सुना रहे हैं बिल्कुल कभी अदालतों को। और फिर जो अदालत जज अरशद मलिक का जो किस्सा है, उसमें पहले उसको रिश्वत भी इन्होंने दी, जब वो पूरा काम ना कर सका तो फिर उन्होंने उसकी वीडियो निकाल ली और उसको ब्लैकमेल करते रहे। और दूसरे जज भी जो आज इनकी जमानतें धड़ाधड़ ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि हमारे पास और भी जजों की वीडियोस हैं, हो सकता है लोग डरे हों, वरना एक आदमी की हो सकती है जो जेल में पड़ा हुआ कैद काट रहा है उसकी जमानत हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आएगा। उसामा आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनरल साहब ने लास्ट में पॉइंट रेज किया, इससे मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि जिस तरह लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, बल्कि ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस तक बनाई जाती हैं, इस तरह तो उनके अपने भी इनसे डरते होंगे अंदर ही अंदर, इन पे एतबार तो कोई नहीं कर सकते तो वीडियो बना लेते हैं। अब ये चौधरी निसार साहब पहुंचे हुए हैं शहबाज शरीफ से मिलने, मुझे तो ये खौफ है कि वहाँ पर भी इन्होंने कोई ना कोई वीडियो इस तरह का पीछे को बंदा रखा होकर वीडियो बना दे, क्योंकि ये तो है, मैंने क्योंकि साजिशी ज़हन है ना इनका, शैतानी ज़हन है। आपको याद है मरीम औरंगजेब साहिबा वो किस तरह मोबाइल पर वो इशारे हो रहे थे कि देखो वो पढ़ो, वो सारा, तो ये सारा मैनेज होता है, और ये थ्रेड्स किए गए हैं, अब भी थ्रेड्स किए गए, हमारे पास और भी वीडियोस हैं, वो वक्त आने पर हम रिलीज कर देंगे। अच्छा वैसे देखा जाए सामा तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है कि इस तरह तो अपनों को भी अपने से दूर कर रहे हैं, अपनों को भी बता रहे हैं कि हम बड़े शैतानी फितरत रखने वाले हैं, हम पे यकीन ना करना कभी। मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, ये वीडियोस वाला मामला तो आज आया है, लेकिन इससे पहले ये पूरी लिस्टें बनाते हैं। ये छंगा मांगा की जब सियासत हुई और वहां पर जिस तरह से पैसे इन्होंने दिए और लोगों को तोड़ना, और फिर यहाँ पर भी आपको पता है 2008 के इलेक्शन के बाद पूरी काफ लीग जिसका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के इनको छोड़ कर गया था, उससे फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उनको वापस लेकर आए, उनके साथ चलते रहे। और 164 के करीब वो लोग थे काफ लीग के जिनको इन्होंने टिकट दिया नून लीग ने। तो ये इन्होंने इनका पूरा एक डाटा बनाकर रखा होता है कि जनाब इसके किससे ताल्लुकात हैं, इसको पटवारी इसने किसको लगाया, किसकी ट्रांसफर कराई। अच्छा वैसे इतना टाइम जिन चीजों पे लगाते हैं, अगर मुल्क की तरक्की के लिए लगाया जाता तो 3 बारी में मुल्क का ये हाल तो ना होता। ये अब मुल्क की तरक्की का कोई लेना देना नहीं। अगर इतना ही ज़हन उस चीज में इस्तेमाल किया जाए, इसका जो जाती उम्र में महल्लात है ना, उनकी तरक्की के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बाहर काश ये ज़हन जो है, ये सोच जो है, ये वहां लगाई जाती, पॉजिटिव वे में लगाई जाती, वहीं से आम मुल्क कहां खड़ा होता। ये ऐसे नहीं इनको एमएनएमपीए छोड़कर जा सकते, इतनी ये जो उनको कॉन्फिडेंस होता है ना, उसकी वजह ये है कि राज है उन सब के, किसको भर्ती कराया था, किसको कहां गया था, कि तुम मेरे काने हो, बड़े काने एक दूसरे के। फिर ये तो हां जी, राना मशहूद साहब का भी आपने देखा ना सारा किस तरह आया था, तो ये इनके पास बड़ा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापसी। इसी पे मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी जनरल साहब, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद हैं, जनरल टैरम शेख साहब, आप दोनों का दोबारा से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक से पहले उसामा गाजी साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की थी चौधरी निसार साहब की मुलाकात के हवाले से तो शहबाज शरीफ से हुई। आपसे भी जनरल साहब इस पर मैं कमेंट चाहूँगी कि जिस वक्त मरियम नवाज मुल्तान जलसे में तकरीर कर रही थी, उसी वक्त लाहौर में शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार की मुलाकात हो रही थी। अब अगर देखा जाए कि चौधरी निसार साहब तो नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की गुड बुक में शामिल हैं, ऐसा ही है ना, तो ये मुलाकात किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए मेरा ख्याल है ये तो ताजियत के लिए गए होंगे। चौधरी निसार जो है वो कतन भी इनकी बेटी की लीडरशिप कबूल करने को तैयार नहीं, ठीक है, और वो आज भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ उनकी बड़ी मेरा ख्याल करीबी दोस्ती थी, ताल्लुक था। हाँ। तो वो वालदा की वफात पे ताजियत के लिए मेरा अंदाजा है इसके लिए गए होंगे, क्योंकि चौधरी निसार बुनियादी तौर पे साजिशी आदमी नहीं है, और
मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज भी है कि कोई जिससे उसको ब्लैकमेल किया जा सके। और बाकी तो ये है कि यहाँ पे जजेस वगैरह का ये अपने प्राइवेटली लोगों को बताते रहे कि हमारे पास और जजों की भी वीडियोस हैं। आपको याद होगा कि जलसे में जिसमें इसने पहली दफा वीडियो की बात की थी मरियम ने, वहां इसने कहा था कि हमारे पास और वीडियोस हैं, और फिर उसको जो नासिर भट्ट था उसको इन्होंने बाहर भिजवा दिया और ये कहते हैं कि ये भी वहां पे हैं उसके पास इंग्लैंड में, तो हम जब चाहें रिलीज कर सकते हैं। तो ये तो हर वो लोग जो इस काम में मुलव्वस रहे हैं उनमें से कई होंगे जो खाइफ होंगे, जिनको अंदाजा होगा कि भाई ये ना हमारी को वीडियो निकाल दें तो वो तो फेवर्स करते रहेंगे। सो बगैर वीडियो दिखाए इन्होंने मेरा ख्याल है पूरी अदालतों को पूरी तरह कर लिया ब्लैकमेल, और ले रहे हैं ये पूरी तरह फायदा उठा रहे हैं। वरना मियां साहब बाहर जा सकते थे। बात ये है कि हमेशा अदालतों से फायदे उठाते हैं, और अब भी इनको फायदा मिला। आप देखिए किस तरह जज अरशद मलिक को इन्होंने उजलत में घर भेजा। केस उनका था, उसने दावा किया हुआ था, वो FIA में एप्लीकेशन उसने दी हुई थी, उसको सुना ही नहीं किसी ने, उसको आगे बार मारा। और आज अगर उसकी कहानी सुनी जाए और केस प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट हो तो अरशद मलिक बताएगा सारा कुछ कि उसके पास कौन आता था, किसने इन्फ्लुएंस किया। जो वीडियोस हैं अगर आप उनको देखें तो उसमें तो वाज़ेह नजर आता है कि भाई वो उसको नासिर भट्ट और नासिर जंजू आ जाए वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको, और तो कोई उनको आसपास बाकी तो वो ज़मानी बातें हैं। और फिर जो कुछ उसने वीडियो में वो कहते हैं जो उसने कहा कि मुझसे जबरदस्ती कराया गया, ये मुझ पे दबाव था। ठीक है, जर्नलिस्ट साहब की आवाज़ मेरे ख्याल से जी उसामा, आप उनकी बातें को कमेंट करना जी। एक तो ये जो अरशद मलिक साहब की बात हो रही है, ये भी देखना चाहिए कि उनको कब लगाया गया और नून लीग ने ये क्यों कहा कि जी हमारा केस यही सुने, इन्हीं के पास लगाए। ये भी एक बड़ी हकीकत है। और जहाँ तक आपने चौधरी निसार की बात की है ना, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब नाम नहीं सुनना पसंद करते, चौधरी निसार का नाम सुनना पसंद नहीं करते। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा ना जी अब कोई मुलाकातें नहीं करेगा, ये तो अब आकर उन्होंने कहा ना सितंबर के बाद, बिल्कुल वो जुबैर साहब वाली जब सारी बातें खुल के सामने आ गई थी। चौधरी निसार से उससे पुरानी बात है, नाम सुनना पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं चौधरी निसार से। क्यों? क्योंकि वो उनको सही मशवरे देते रहे कि ये टकरे ना आप मारे, और उसूलों पे खड़े हो जाते थे, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे फजूल बात पर। सबसे पहले वो निकले, उन्होंने कहा ये जो मरियम साहिबा जिस तरह आप ला रहे हैं, उनको अंदाजा था वो बड़े अरसे से, यानी वो पहले दिन से इनके साथ है। याद आ गया कि निजी टीवी चैनल पे एक बड़े सीनियर एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे, काफी पुरानी बात है, तो उन्होंने कंपैरिजन किया मरियम नवाज और बेनजीर भुट्टो को। उन्होंने कंपैरिजन भी नहीं बनता, आप बेनजीर भुट्टो से मरियम को कंपैरिजन कर रहे हैं। आप सोचे कि कितनी सच्ची और खरी बातें करते तो फिर यही होना साइड पे होना। चौधरी निसार साहब ने क्या कहा? यही कहा ना कि मैं उसको लीडर नहीं मान सकता। भाई वो और दूसरी बात, जो इन बादशाह सलामत उनकी बेटी शहजादी मोहतरमा को लीडर नहीं मानेगा, फिर वो पार्टी में नहीं रह सकता जी, हुजूरी करके रहेंगे। वो आपके प्रोग्राम में आते हैं ना शरफपुरी साहब, अक्सर मैं देखती हूँ, पता चला मैं आते हैं 2-3 बार मैंने उनको देखा, तो क्या हाल होता है, तो जी हुजूरी नहीं करता ये। बस फिर वो पार्टी में नहीं। देखिए, लेकिन अब दिलचस्प बात यह है अब वो अपनी मर्जी से छोड़े या फिर उसको खुद साइड पे कर दिया जाए, लेकिन साथ नहीं रह सकते। जुर्रत कैसे हो गई कि मरियम नहीं है और किससे बुला लिया गया, जिसके बारे में जब कुलसूम नवाज साहिबा का इंतकाल हुआ तो नवाज शरीफ ने कहा मैं नहीं मिलूंगा चौधरी निसार से, ताज़ियत भी नहीं करने आए मेरे पास। आप अंदाजा लगाइए इतनी नफरत। आज शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, और यही दो लोग हैं जो जाया करते थे, मुलाकातें किया करते थे, और ये समझाते रहे नवाज शरीफ को किस तरफ अपना है, मरियम जो है ना मरवा देंगी पार्टी को। आज वही हो रहा है। अब वही बात ना जनरल साहब, देखिए अब उनकी उनसे मुलाकात आप कह रहे सिर्फ ताज़ियत के लिए आए, आपको लगता है सिर्फ ताज़ियत के लिए आए, अंदर खाते कोई और बात भी हो सकती है? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कोई भी खुशी गमी में लोग आते हैं ना, रूठे हुए मेहमान जाते हैं। हमारे बड़ा ट्रेंड है कि शादियों पे जी पुराने जो रूठे हुए रिश्तेदार हैं उनको भी कार्ड देने जाए मिठाई के टोकरे के साथ, तो वो भी आ जाते हैं। तो जो खुशी और गमी होती है वो बड़े बिछड़े हुए को, बहुत टूटे हुए को साथ जोड़ लेती है। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं नून लीग और शीन लीग, मतलब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लोग निकालते हैं, इससे आपको लगता है कि ये मुत्तहिद हैं, ये एक पेज पर ही हैं, या अब भी हम इस पे शक कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं एक चीज आपको वादे करूं, ये शहबाज शरीफ हों या नवाज शरीफ हों, इनकी तरीका वारदात, तरीका जो काम करने का वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल एक। ये कभी भी आप नहीं देखेंगे कि ये इख्तलाफ होने के बावजूद ये एक दूसरे को छोड़े, ये नहीं होगा। ठीक है। लिहाजा चौधरी निसार अगर चले जाए वहां पे या कोई और जाता है, जाके उनको समझाए। ये आपको और मुझे गलतफहमी हो सकती है कि शायद समझाने से मामला हल होता है, वो नहीं। वो उनकी अपनी एक सोच है, फैसला है उनका, और वो आपस में इस मामले में मेरा ख्याल है मुत्तफिक हैं और मुतमईन है कि हम इस तरह ही चलेंगे।
सही है। अच्छा, हम भी आगे चलते हैं। उसामा गाजी, अब आसफा की जो एंट्री है आज कैसे देखते हैं आप? हम कह सकते हैं कि सियासत में बाकायदा उसका एक सियासी आगाज हो गया, करियर का आगाज हो गया। हाँ, हो गया। डेब्यू मैं कहना चाहती थी बेसिकली। हाँ जी, हो गया और बड़ा दिलचस्प रहा। नून लीग जिसके खिलाफ बनी थी, जिस पार्टी के खिलाफ सारी वजूद में आई, जिस तरह लाई गई, और सितंबर से पहले हाँ। नवाज शरीफ साहब नजरियाती जिस पार्टी के खिलाफ थे वो पीपल्स पार्टी, उसी के यौम तासीस में मरीम साहबा पहुंची हैं, आसफा साहबा की बाकायदा एंट्री हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग कंपैरिजन भी और फिर करते हैं कि बेनज़ीर और आसफा तो बहुत मुश्किल है। अभी वो फिर चंद मिनट की तकरीर थी, बहुत ज़्यादा, और वो लेकिन बहरहाल इस बात का एज तो ले सकते हैं ना कि बेनज़ीर भुट्टो कहते हैं ना कि पहली गोद माँ की दरसगाह होती है, जिन बच्चों को पहली गोद बेनज़ीर भुट्टो की नसीब हुई, ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है उन बच्चों भी है। और फिर देखिए प्लेटफॉर्म देखें आप, एक हुकूमत में मिलना, वो सब कुछ एक वो उस तरह से स्ट्रगल तो नहीं है। स्ट्रगल तो बिल्कुल नहीं, नो डाउट है। अगर आप देखिए मरियम का भी वही है, आसफा साहिबा का भी, और बेनज़ीर साहिबा की जो पॉलिटिक्स में एंट्री है वो स्ट्रगल के दौर में हुई है, शदीद स्ट्रगल के दौर में। अब ये हुकूमतों के दौर में एंट्री करना और बात होती है, और इतना सप्रेशन कभी हो, वो ज़ियाउल हक साहब का दौर और सारा कुछ, तो उसमें जो बंदा बनता है वो और ही बात है। तो मरियम साहिबा तो सियासत में गए, वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर सियासत करती थी, वहां पर बैठकर उन्होंने सारा कुछ किया और स्टेट चैनल को कंट्रोल करती थी। अब आज मीडिया की आजादी पे लोग बातें करते हैं, मीडिया की, मेरा तो दिल चाहता है इनको कभी मुलाकात हो तो इनको कहूं कि मीडिया को तो आपने पकड़ा हुआ था, हाईजैक किया हुआ था, स्टेट चैनल में बकायदा ऑर्डर्स चलते थे इनके। ऐसे ही उस टाइम पे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कहने में पीटीवी का हिस्सा थी, जाती मुलाजिमीन, पीटीवी में ऑलरेडी जॉब करी थी उस टाइम पे, जाती मुलाजिमीन आप जो है ना भर्ती कराते थे, और एमडी पीटीवी इनके सामने बेबस होते थे। चलें जी, जनरल साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। मौलाना साहब कहते हैं जी कि बड़ा अब मुल्क गिर एहतजाज होगा, ये होगा वो होगा, कैसे देखते हैं मौलाना साहब की बातों को? ये बातें ही हैं या कुछ ना कुछ करेंगे ये? नहीं, मौलाना का थोड़ा बहुत है, इसलिए कि ये मदरसों के अपने लोग बच्चे लेके आ जाते हैं, और बेचारे गरीब गुरबा के बच्चे हैं, मौलाना की अपनी औलादें तो नहीं है कि उनको मरना मरवाना जरूरत पड़ जाए तो मरवाया जाए। ये कुछ तो थोड़ा बहुत हो सकता है, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि किसी में दमखम, और दूसरे मकासद होते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी कतन इस किस्म का कोई काम नहीं करेगी जिससे कि सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचे। उसकी वजह उनकी अपनी हुकूमत है, वहां पे मौजूद है, तो उनको तो एक किस्से को छोड़ दी। नून लीग जो है उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की, यानी उनके अपने अंदर भी तकसीम मौजूद है, लेकिन नून लीग में जो धड़ा मरियम को सपोर्ट करता है वो डेफिनेटली इंतशार चाहेगा, लेकिन वो एक छोटा फैक्शन या एक आधी पार्टी अगर उधर जाती है तो कितना इंतशार फैला है। और नून लीग का वर्कर वैसे भी स्ट्रीट पावर वाला वर्कर नहीं है, तो इस वजह से लगता नहीं कि कोई इस तरह की बात होगी। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत अगर करके कोई देख भी ले तो इससे हुकूमतें तो नहीं जाती। बिल्कुल, हुकूमत अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल, हाँ, अगर हुकूमतें वाकई धरनों से जाती हो तो फिर नून लीग के दौर में आपको याद होगा सामा साहब, इमरान खान साहब ने तारीख की धरना दिया था 126 रोज पे मुश्तमिल, तो तब इनकी हुकूमत तो नहीं फिर गई ना उस बात पे। देखिए, उस वक्त भी जो एस्टैब्लिशमेंट थी ना, उसने कहा कि जी हमने आईन और कानून के मुताबिक चलना है। बिल्कुल, और ये प्रेशर था, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। अच्छा, अभी शरीफ साहब साथ रहे, उन्होंने कहा जी आईन और कानून के मुताबिक हमने चलना है, और नवाज शरीफ साहब कहते रहे, सिफारिशी बनाते रहे कि जी उनको जाकर समझाएं, करें ये वो, तो वो उनको जरूर सियासत में लाए कि मनाने के लिए। लेकिन उस वक्त भी वही जो स्टांस था, आज भी फौज का वही स्टांस है कि हमने जनाब ये किसी के कहने पर। फराज साहब ने ना आज के जलसे के हवाले से एक बयान दिया, बड़ा एक डिफरेंट सा बयान कह लें, कि वो कह रहे हैं कि आज जलसे में इतना झूठ बोला गया कि करीबी इमारत में आग ही लग गई। कैसे देखते हैं इस बयान को? वैसे लेकिन इस बयान को सुन के कितनों को आग लगी, किसी जरा बताइए। देखिए, वो तो हर जलसे बोलने वालों के मुंह को आग लगनी चाहिए थी, जिस मुंह से झूठ निकला उसको आग लगनी चाहिए थी। लेकिन मुझे वहां पर एक बड़ा खदशा और बड़ा खौफ इस चीज का हुआ कि खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला ना हो जाए। और देखिए कि उस वक्त वो कहते हैं, ऐलान करते हैं कि देखिए करीब आग लग गई है, लोग एहतियात करें, और फायर ब्रिगेड ने अगर आना है तो रास्ते में कोई रुकावट ना बने, उनको प्रोवाइड करें। मैं भी देख रही थी, हाँ, मैं ये देख रही थी कि मतलब वो धड़ाधड़ खिताब का सिलसिला जारी, धुआंधार खिताब, और उधर आग लगी हुई, और वो पूरा इलाका सवाल गर्दिश कर रहा होगा उस टाइम। शुक्र है कि उनको कहीं फायर ब्रिगेड को दूसरी तरफ से रास्ता मिल गया और वहां पर बर वक्त पहुंचकर, वरना तो खुदा ना ख्वास्ता कुछ होता तो इसमें और भी बहुत चीजें और भी बहुत से सवाल जन्म ले सकते थे। इन्होंने इल्जामात लगा देने थे, जानबूझकर लगाई गई, जिस तरह ये रिकॉर्ड्स को जानबूझ के आग लगाते थे ना, जो रिकॉर्ड काम का होता था उसको सही टाइम पे जाके सही दफ्तर में आके आग लग जाती थी। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा, जो वबा का जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना का, ये तो सबके सामने है कि पेशावर में देखें आप किस तरह से उसके बाद फैली है वबा, और सबसे ज़्यादा खतरनाक शहरों में पेशावर आ गया जलसे के बाद। वो ये होता ही है कि उसके बाद ये हर जगह पता है कि जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे उतना खतरा है। आज आप देखें कि सिंध हुकूमत कह रही है, ये देखिए अखबारात आप उठाकर देख लें कि जी
ये हर जगह इंफरादी फासला कायम रखें, एहतियाती पर अमल करें, इकट्ठे किसी जगह ना हो और SOP पर अमल ना करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई, मास्क न पहनने वालों को गिरफ्तार या जुर्माना आयद किया जाएगा। ये अब सिंध हुकूमत कह रही है। मयार है ना, अगर देखा जाए तो कि आप जो कह रहे हैं उस पर खुद अमल नहीं करे, खुद अमल नहीं करवा रहे, जलसे जो है वहाँ पे अमल हो रहे हैं, आप फैला रहे हैं। जी जनरल साहब जरा बताइएगा, आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी कि जो खुद कह रहे हैं, हिदायत जारी कर रहे हैं कि ज्यादा रश वाले एरियाज में ना जाएं, ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, कोरोना को फैलने से बचाया जाए, SOPs का ख्याल रखा जाए, अमली तौर पे इतना तजाद होंगे, देखिए कुछ है और अमलन करते कुछ लिखा हुआ है, गिरफ्तार करेंगे, जुर्माने करेंगे, जिम्मेदार ये खुद है। हाँ, ये पिछले दिनों एक चैनल के ऊपर एक रिमार्क दिया था इसी तरह का। हाँ। वो हमारे कायम अली शाह साहब की बेटी जो नफीसा शाह, उन्होंने कहा था जब ये मुल्तान के जलसे में कहा गया कि ये जलसा आप करेंगे तो ये लोग यहाँ पे बीमार होंगे, ये होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो सिंध के तो नहीं है ना, यानी अगर पंजाब के होते हैं तो होते रहे। ये इस तरह का जवाब उन्होंने दिया आगे से, जिस पे बड़ा मेरा ख्याल एंकर ने भी एहतजाज किया कि जी आप ये क्या से बाहर निकल के पाकिस्तान की बात करें कि हम सब एक हैं और हम सब पाकिस्तान है। काश जिस दिन इन्होंने ये सोच अपनी कि सूबों से बाहर निकल के ये सिर्फ पाकिस्तान की बात करें कि हम सब एक हैं और हम सब पाकिस्तान है, उस दिन पाकिस्तान की तकदीर ऐसे बदलेगी कि सब देखते रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।